Hello student, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने आप व प्रिंसिपल डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम एक नेक्स्ट रूल और प्रिंसिपल को डिस्कस करने वाले हैं. दैट विल बी हंट्स रूल. जो होगा हमारे पास उसका नाम है हंट्स रूल. अब हंट्स रूल को समझने के लिए कि हंट्स रूल बहुत अच्छे से समझ में आए तो हमें थोड़ा सा रिव्यू लेना पड़ेगा आव्वा प्रिंसिपल का. तो आव्वा प्रिंसिपल में हमने देखा था कि हमने वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग देखी थी कि इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे करते हैं और हमने वहाँ सीखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होते हैं वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्बिटल वाले एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले ऑर्बिटल्स में होते हैं. यानी इलेक्ट्रॉन्स पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में एंटर करता है, उसके बाद उससे ज़्यादा वाले एनर्जी में एंटर करता है, उसके बाद उससे ज़्यादा वाली एनर्जी में एंटर करता है. हमने कुछ इस तरीके से देखा था कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, फिर 2s में जाता है, फिर 2p में जाता है, फिर 3s में जाता है, फिर 3p में जाता है, फिर 4s में जाता है ना. कुछ इस तरीके से हमने देखा था. पहले 1s में जाता है, फिर 2s में जाता है, फिर 2p में जाता है, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में. कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जाता है. यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंट्री करते हैं. अब जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंट्री करते हैं तो अब बारी आती है कि इलेक्ट्रॉन्स को जो हम फीलिंग करते हैं वो क्या, उनका पैटर्न क्या है. तो उनके पैटर्न को ये तो पता लग गया कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कब स्टे करेंगे, किन कंडीशंस में स्टे करेंगे, वो कौन बताता है. तो वो बताता है हमें हंट्स रूल. अब हंट्स रूल की हमें कहाँ नीड पड़ी, पहले वो देखते हैं. पहले हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करना स्टार्ट करते हैं. जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करना स्टार्ट करेंगे तो हमें एक जगह ऐसी पोजीशन पर पहुंचेंगे जहां पर हम डाउटफुल होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाए, और उस डाउट को क्लियर कौन करेगा, हंट्स रूल. तो पहले वहां तक पहुंचते हैं और उसके बाद हंट्स रूल को डिस्कस करते हैं. चलिए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारे पास होता है हाइड्रोजन 1s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, और इसकी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करूं तो ये 1s है और 1s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 1. मैंने आपको बताया था एक ऑर्बिटल, एक बॉक्स के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टे कर पाते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ही स्टे कर पाते हैं. अगर एक की डायरेक्शन अपवर्ड है तो दूसरे की डाउनवर्ड होगी, और अपवर्ड डायरेक्शन को अगर आप क्लॉकवाइज कह रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे, और अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्लॉकवाइज बोल रहे हो तो अपवर्ड डायरेक्शन को आप एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे. इसको मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर्स में. तो हीलियम के लिए अगर मैं लिखूं तो हीलियम के लिए लिख सकता हूं 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, और ये भी 1s में. और कैसे फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की 1 2. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड. तो हमें प्रॉब्लम कहाँ जहाँ आएगी वहीं से स्टार्ट होगा हमारा हंट्स रूल. तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s1. ठीक है, 1s2 2s1 के लिए 1s2 का ऑर्बिटल ये है, s का एक ऑर्बिटल होता है, और s में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये फिल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई. बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2, और 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन इजीली फिल हो जाएंगे और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन इजीली फिल हो जाएंगे. तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब बोरोन की बात करें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1. और आपको मैंने बताया था कि एक, अगर वैसे तो मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ कि s के लिए s को रिप्रेजेंट करते हैं एक ऑर्बिटल से, p रिप्रेजेंट होता है 3 ऑर्बिटल से. यानी p जो होता है p ऑर्बिटल 3 एक्सिस पर होता है, px py और pz. वहीं पर d जो होता है उसमें रिप्रेजेंट होता है वो 5 ऑर्बिटल से, d होता है 5 ऑर्बिटल से. ये हमने क्वांटम नंबर्स में डिस्कशन किया था. ठीक है, 5 ऑर्बिटल से. और f जो होता है उसको केस में हम बनाते हैं 7 ऑर्बिटल. उसके केस में हम कितने ऑर्बिटल बनाते हैं 7, तो 7 ऑर्बिटल बनाते हैं. और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2, तो यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम p में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6, d में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, और f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14. ये मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुका हूँ. ठीक है, अगर हम बोरोन के लिए हमने कर लिया, अब बोरोन के लिए कॉन्फ़िगरेशन भरें यानी इलेक्ट्रॉन्स भरें, तो 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2p, और 2p में बारी आई 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. अब 3 ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है. देखिए, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि जो 3p के ऑर्बिटल यानी p के जो ऑर्बिटल हैं, ये p के ऑर्बिटल क्या हैं, सिमिलर एनर्जी वाले हैं. ये सिमिलर एनर्जी वाले हैं, यानी इस ऑर्बिटल की एनर्जी, इस ऑर्बिटल की एनर्जी और इस ऑर्बिटल की एनर्जी सिमिलर है.
बस रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, यानी एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पर होगा, दूसरा वाई पर होगा और तीसरा जेड पर होगा, लेकिन एनर्जी तीनों की सिमिलर होगी। जब एनर्जी सिमिलर है और हमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो आप कहीं भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो यहाँ कर दीजिए, आप चाहो तो यहाँ कर दीजिए, आप चाहें तो यहाँ कर दीजिए, जहाँ इच्छा करे वहाँ कर दीजिए। और डायरेक्शन की भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो अपवर्ड डायरेक्शन में कर दो, आप चाहो तो लोअर डायरेक्शन में कर दो। अब एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। आगे बात करते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है। प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s2 2s2 2p2। अब 2p2 बनता है तो 1s के अंदर अगर हम फिल करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2s के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करें तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2p में 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं, 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करनी है 2। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो मैंने सपोज करो यहाँ फिल कर दिया। अब बारी आती है सेकंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करें। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रही है। क्या सेकंड इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ फिल कर दूँ, क्या मैं यहाँ फिल कर दूँ, खाली जगह है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्या मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दूँ, क्या मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दूँ, क्या मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में ना फिल करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दूं। तो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होगा सेकंड और इससे आगे वाले, यहाँ आई हमारे को प्रॉब्लम कि कौन सा पैटर्न सही है। अब पैटर्न सही है और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है वो किसने बताया, तो वो बताया हंट्स ने। अब हंट्स का स्टेटमेंट क्या था, हंट्स रूल था क्या, वो मैं आपको बताता हूँ और उसके बेस पर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, ये प्रॉब्लम को रिमूव करेंगे। चलिए अब हंट्स रूल का स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिखता हूँ। हंट्स रूल का स्टेटमेंट क्या कहता है, ये स्टेटमेंट कहता है कि इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल आर पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल आर पेयर्ड only when all the orbitals only when all the orbitals of a subshell is half filled, of a subshell is half filled, of a subshell is half filled with parallel spin। ये स्टेटमेंट था। अब इस हंट्स रूल को क्या पूरा नाम क्या होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, हंट्स मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऐसे लिख लीजिए आप, हंट्स रूल फॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स की मल्टीप्लिसिटी करते हैं, मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो ये रूल वर्क करता है। एक नंबर में आपके आईआईटी, नीट और जेईई में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा ऐसा रूल है जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग पर बेस्ड होता है। तो लिख लीजिए आप नोट बना के, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग पर हंट्स रूल बेस्ड होता है। कौन सा रूल बेस्ड होता है, हंट्स रूल। इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग पर हंट्स रूल बेस्ड होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये रूल क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, किसी सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है आर पेयर होते हैं ओनली व्हेन, तब ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल इज हाफ फिल्ड, यानी यहां पर पेयरिंग तब होगी जब सारे के सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो जाएंगे। मींस अगर उसने कहा कि अगर आप इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहते हो पी में, तो आप यहां इसको पेयर नहीं कर सकते, इस ऑर्बिटल को पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। तब तक आप इसको पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक आप सारे ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड ना कर दो। जब तक आप सारे ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड ना कर दो, तब तक आप किसी भी ऑर्बिटल में पेयरिंग नहीं कर सकते। तो हमें ये तो पता लग गया कि हम पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक ये हाफ फिल्ड नहीं होंगे। तो ये वाला पैटर्न तो रॉन्ग है। क्लियर होती है बात। अब क्योंकि सबकी एनर्जी सिमिलर है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबकी सिमिलर है तो आप कहीं भी फिल कर दीजिए, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। लेकिन क्या आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर सकते हो, तो ये भी क्लियर किसने किया, हंट्स ने। लास्ट में क्या बोला, विद पैरेलल स्पिन। पैरेलल मीन्स अगर आप एक पहला वाला इलेक्ट्रॉन अपर डायरेक्शन में दिखा रहे हो तो दूसरा आप चाहे यहां भरिए चाहे यहां भरिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन होगा इसके पैरेलल ही। चाहे ऐसे फिल करिए चाहे यहां फिल करिए, होगा
पैरेलल ही, ठीक है, पैरेलल ही होगा। आप ऐसे फिल नहीं कर सकते, एंटी पैरेलल तब तक नहीं बना सकते जब तक वो हाफ फिल्ड ना हो जाए, और आप पेयरिंग भी तब तक नहीं कर सकते जब तक वो हाफ फिल्ड ना हो जाए। तो ये भी पैटर्न गलत होगा, बट ये पैटर्न बिल्कुल ठीक होगा कि आप यहाँ फिल करें और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करें, राइट। आप चाहें तो यहाँ फिल करें और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करें तो भी राइट, तो भी राइट। और आप चाहें तो अगर पहला वाला इलेक्ट्रॉन आप ऐसे दिखा रहे हैं तो दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है आप चाहो तो यहाँ फिल करो तो भी राइट, आप चाहो तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करो तो भी राइट। यानी क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, पहली कंडीशन है पैरेलल होने चाहिए, और तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक वो पेयर्ड ना हो जाए, तब तक वो पेयर्ड ना हो जाए। तो इस तरीके से अब आपको एक और एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ऑक्सीजन के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए लें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 2p2 कितना होगा 2p4 होगा 2p4। अब 1s को फिल करें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, 2s को फिल करें एक इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, 2p में 3 ऑर्बिटल्स, 2p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे फिल करेंगे? क्या ये मैं ऐसे कर सकता हूँ? क्या ये पैटर्न सही होगा? नहीं जी, ये पैटर्न गलत होगा। ये अभी तो बताया उसने, कहा पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सारे के सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड ना हो जाएं, तो ये पैटर्न गलत होगा। राइट पैटर्न क्या होगा? राइट पैटर्न होगा कि आप पहले उनको हाफ फिल्ड कीजिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कीजिए, सेकंड यहाँ फिल कीजिए, थर्ड यहाँ फिल कीजिए, हो गया हाफ फिल्ड। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपकी इच्छा है, आपको जहाँ पेयरिंग में करना है, आप यहाँ पेयर बना दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सबकी एनर्जी सिमिलर है। आप यहाँ पेयर बना दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पेयर बना दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी कंडीशन, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो अब सिमिलर ऐसे अगर आप बनाओगे तो ये गलत है क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टे करते हैं। ये तो सेम डायरेक्शन होगी तो आप डायरेक्शन सेम नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसे बना दिया तो गलत है, अगर आपने ऐसे बना दिया तो भी गलत है, ठीक है। तो सारी ये भी रॉन्ग है। तो राइट क्या है सर? राइट तो ये है कि आप पहले किसी भी डायरेक्शन में, चाहे हो तो क्लॉकवाइज चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज, पहले एक ही डायरेक्शन में पैरेलल भर लो, हाफ फील्ड कर लो, हाफ फील्ड करने के बाद अब पेयरिंग करना स्टार्ट कर दो। फोर्थ इलेक्ट्रॉन आप यहाँ फिल कर दो अपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस इज द राइट, ये वाला। आ रही है बात समझ? तो ये था हंस रूल, मीन्स आप तब तक पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक कि सारे ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड ना हो जाए। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको और करा देता हूँ, थोड़ा सा ऐसा एलिमेंट लेके जिसका कॉन्फ़िगरेशन बड़ा हो, यानी जिसके अंदर डी भी आता हो, डी सबशेल भी आता हो। तो चलिए कोई डी सबशेल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, और डी सबशेल वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम आयरन 26। क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपको कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम होगी। जब कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो आगे का कंसेप्ट भी नहीं आएगा। तो इसलिए कहा था मैंने स्टार्टिंग में कि आह्वा प्रिंसिपल को जरूर देखें। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ठीक है 3d6। आगे वाली शेल तो ऑलमोस्ट पूरी भर गई होंगी, हमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखना होता है। तो 4s में क्या हुआ होगा? ये 4s का ऑर्बिटल होगा तो ये पूरा पूरा भर गया होगा। और 3d में आपको पता है 3d सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 होते हैं ना। अब ये 5 होते हैं और इन 5 में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? 6। तो कैसे? क्या मैं ऐसे फिल कर दूं 6 इलेक्ट्रॉन्स? क्या ये सही होगा? नहीं जी, अभी रूल कह रहा है कि पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक सारे हाफ फील्ड नहीं होंगे। तो दिस इज द रॉन्ग पैटर्न। क्या सर ये पैटर्न सही होगा? दो 4 2 6, नहीं जी ये भी गलत होगा। तो सर सही क्या होगा? सही ये होगा कि आप पहले सारे ऑर्बिटल्स को एक पैरेलल डायरेक्शन में, सिमिलर डायरेक्शन में फिल कर लो। चाहो तो ऐसे 1 2 3 4 5 और 6th इलेक्ट्रॉन की आप पेयरिंग कहीं भी कर दो क्योंकि सबकी एनर्जी सिमिलर होती है। तो चाहो तो 6th, ये दिस इज द राइट पैटर्न। क्या सर ये राइट पैटर्न नहीं होगा? अगर हम पहले जो स्टार्टिंग कर रहे हैं डायरेक्शन की, इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन की, ऐसे करें 1 2 3
4 5, हाँ जी अब भी ठीक है, ये सारे पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसको एंटी पैरेलल कर दो आप, तो ये भी राइट है। ये पैटर्न सही है, क्यों? क्योंकि पहले हमने सबको हाफ फील्ड किया, देन पेयरिंग स्टार्ट की। तो ये कहा था किसने? हंस ने, कि इलेक्ट्रॉन्स में की फिलिंग करते समय, आप इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग कर रहे हो तो पेयरिंग तभी हो सकती है जब सारे ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हो जाएं। हाफ फील्ड से पहले आप पेयरिंग नहीं कर सकते, ये था रूल। अब बच्चों आपका ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए, आपका एक टॉपिक बचता है, वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल टोटली बेस्ड होता है आपके क्वांटम नंबर्स पर, और वो तभी हम फाइंड कर पाएंगे जब हम क्वांटम नंबर्स की प्रॉब्लम को समझेंगे। तो आप इसको देखिए, फिर मैं आपको क्वांटम नंबर्स की कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ, और क्वांटम नंबर की प्रॉब्लम्स करते हुए पॉली एक्सक्लूजन कहाँ डेवलप होता है या पॉली एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल कहाँ फॉलो होता है, वो हम क्वांटम नंबर्स की प्रॉब्लम करते हुए सीखेंगे। तो पहले आप इसको देखिए, देख लीजिए आप इसको। चलिए, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था हंस रूल। हंस रूल को बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर किया है। अब हम बात कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स की और क्वांटम नंबर्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स की। अब क्वांटम नंबर पर बेस्ड प्रॉब्लम की हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को एक और प्रिंसिपल को डिस्कस करना है जिसको हम बोलते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तभी बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा जब हम क्वांटम नंबर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, और एक्चुअल में क्वांटम नंबर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय ही हमें पॉली एक्सक्लूजन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं इसको। पहले क्वांटम नंबर की प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर स्टूडेंट क्वांटम नंबर्स की वाली वीडियो अभी आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले क्वांटम नंबर्स वाली वीडियो देख लें, थ्योरी वाली वीडियो देख लें, तभी आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आएगी और तभी आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आएगा। अदरवाइज़ आपको बहुत कम समझ में आने वाला है। तो प्लीज़ आप पहले मैंने ऑलरेडी वो वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ जाइए, आप उसको सर्च कर लीजिए, ठीक है। क्वांटम नंबर्स बाय मयंक नागपाल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद अब हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3D शेल। 3D शेल के अंदर 3D यानी हम आंसर फर्स्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आंसर फर्स्ट में हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 3D शेल के अंदर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बता दीजिए। तो जहां मैंने क्वांटम नंबर्स आपको पढ़ाए थे तो आपको बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, यानी वो n पूछ रहा है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम l से, यानी वो l पूछ रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमसे पूछ रहा है। अब होता क्या है इन न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो आप ये समझिए कि जब भी हमें कोई वो ऐसा कोई डिजिट देता है, ऐसा कोई वैल्यू देता है, तो आगे जो भी नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें? 3, यानी n इज इक्वल टू 3 यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने थ्योरी में पढ़े थे कि क्या बताते हैं? तो नंबर ऑफ शेल बताते हैं, कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल की बात हो रही है। तो n इज इक्वल टू तो हो गया हमारे पास 3। अब आपको मैंने जब क्वांटम नंबर्स पढ़ाए थे तो एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ाया था, तो वहाँ बताया था कि S सब शेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P सब शेल के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D सब शेल के लिए L की वैल्यू 2 होती है, और F सब शेल के लिए L की वैल्यू 3 होती है। ये आपको बताया था। तो क्या हुआ? D हमें सब शेल कौन सी मिली है? D। तो यहाँ L की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2। तो L की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2। तो यही दो पूछे थे, दिस इज द आंसर। क्लियर हो जाता है? होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक नंबर में आपका क्वेश्चन आता है कि आपसे कहेगा 3D के अंदर n और l की वैल्यू बता दीजिए। तो जो आगे डिजिट होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n को रिप्रेजेंट करती है, और अगर उसने हमें सबशेल दिया है S P D F दिया है तो हमें पता है S के लिए l की वैल्यू 0 होती है, जो हमने क्वांटम नंबर्स में कवर किया था, P के लिए l की वैल्यू 1 होती है, D के लिए l की वैल्यू 2 होती है, F सबशेल के लिए l की वैल्यू 3 होती है। तो यहाँ हमें D सबशेल मिली है, इसलिए हमने l की वैल्यू 2 पुट कर दी, हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। चलिए सेकंड आंसर की ओर बढ़ते हैं। सेकंड आंसर क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन विद क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू -12। यानी वो ऑर्बिटल कौन सा होगा? वो s ऑर्बिटल होगा, वो p ऑर्बिटल होगा, वो d ऑर्बिटल होगा, वो f ऑर्बिटल होगा, जिसके लिए यानी वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के अंदर होगा? वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के अंदर होगा जिस इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स आपको गिवन हो।
जब हमें चारों क्वांटम नंबर्स गिवन होते हैं, एक्चुअल में हमने थ्योरी में पढ़ा था कि क्वांटम नंबर्स ही तो बताते हैं इलेक्ट्रॉन की राइट पोजीशन, तो हमें वो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की राइट पोजीशन क्या है, वो प्रोबेबिलिटी कौन से ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन की, जिसके लिए चारों क्वांटम नंबर्स हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। हम देख रहे हैं आंसर नंबर 2, और आंसर नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू हमें क्या दी है 4। पहले हम सारी डाटा लिख लेते हैं। l की वैल्यू हमें 3 मिली है, ठीक है। m की वैल्यू हमें 0 मिली है और s की वैल्यू हमें -½ मिली है, ठीक है। n = 4, तो 4 तो हम आगे लिखते हैं ना, अभी बताया था ये जो 3 था आगे लिखते हैं ना, तो हमने लिख दिया 4। l की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, f के लिए, तो हमने लिख दिया f। आगे बात समझ, n शेल को रिप्रेजेंट करता है और आगे लिखते हैं, इसलिए हमने आगे लिख लिया। l की वैल्यू 3 थी, 3 किसके लिए होती है, किस सब शेल के लिए होती है, f के लिए, तो हमने f लिख दिया, ठीक है। अब m = 0 कह रहा है वो, अब m = 0 कह रहा है, तो अब 0 कह रहा है तो, और s = ½ कह रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, 0 में है और कहाँ पर है, ½ में है, तो अब कैसे होगा वो समझिए। यानी हमें पता है n = जब 4 था, ठीक है, तो l = हमारे पास आ गया 3, और हमारे पास m निकालने का फॉर्मूला होता है 2l + 1, तो m = क्या होगा, 2 × l की वैल्यू कितनी है 3 + 1, यानी m की वैल्यू आई 7। ये 7 क्या बताते हैं कि 7 ऑर्बिटल्स होंगे, ये 7 नंबर क्या बताते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 ऑर्बिटल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नया है आपके लिए। 7 ऑर्बिटल्स में चाहे ऑर्बिटल्स कितने भी हों, जो बिल्कुल सेंटर में है उसको आप ऑर्बिटल का नंबर देते हो 0, उसको क्या देते हो आप, नंबर 0। उसके बाद अगर आप इधर लेफ्ट में चल रहे हो तो आप उनको माइनस में चलेंगे, -1 -2 -3, और आप उधर चलोगे तो ये हो जाएगा +1 +2 +3। इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं। क्लियर हो गया। अब हम नंबरिंग करते हैं और ये हो गई हमारी नंबरिंग, क्योंकि उसने हमें इलेक्ट्रॉन्स तो बताए नहीं है कहाँ है, तो वो एक्चुअल में हमसे बस यही पूछ रहा था कि वो सब शेल क्या है। तो सब शेल क्या है, तो आंसर तो स्टार्टिंग में ही आ गया था, n = 4 और l = क्या होता है, f, तो वो F4F सब शेल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। और कहाँ पर है, तो m = 0, m = 0 में, और माइनस का साइन क्या बता रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ऐसी डायरेक्शन में, तो वो ये पूछ रहा है और ये पोजीशन को पूछ रहा था। तो होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया हमारे पास। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, चलिए मैं इसको भी रब कर देता हूँ, देख लीजिए आप इसको एक बार। ये अभी कई बार आएगा कंसेप्ट, ठीक है, तो इसको कंफ्यूज ना हो अभी। चलिए अब थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में हमसे क्या कह रहा है, थर्ड प्रॉब्लम में हमसे कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सबशेल फॉर n = 3 l = 1। अगर n = हमारे पास, अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 हो और l की वैल्यू 1 हो, तो बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं हमारे पास, कितने इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए देखते हैं। l = 3 तो मैंने आगे 3 रख दिया, l = 1, और अभी बताया था l के लिए S0 P की वैल्यू किसके लिए होती है 1, तो P 3P की बात कर रहा है वो। अब 3P बात कर रहा है, तो मैंने अभी पीछे जब आपको पढ़ाया था तो बताया था P में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, P सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 1 में 2 आते हैं, तो 3 में कितने आएंगे, 6। हम क्या लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन 3p विल बी, कितने होंगे, 6 होंगे। मैक्सिमम 6 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते, तो हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 6। कैसे पता करा, n = 3, l की वैल्यू 1 p के लिए होती है, तो 3p, और 3p में कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, 3, और 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2, तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी है। क्या आंसर आया इसका, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल फॉर n = 3। कितने पॉसिबल हो सकते हैं, इस बार पॉसिबिलिटी पूछी है स्टूडेंट, पॉसिबिलिटी आपने देख लिया होगा, कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, और दिया इस बार उन्होंने हमें कुछ खास नहीं, ठीक है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी तो बहुत हो सकती है, चलिए चेक करते हैं कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। देखिए, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल फॉर n = 3। अगर n = 3 हो तो कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, तो देखते हैं। n = 3 हो तो अब हम ना तो हमारे को l का हिंट मिला है, ना m का हिंट मिला है, ना s का हिंट मिला है, तो हमें पता है n = 3, तो l निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी होता है 0 to
n-1। अब 0 to n-1 हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो l इज इक्वल टू 0 to n की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी 3-1। अच्छा, l की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इस बार हमें सब शेल नहीं मिला है, SPDF नहीं बताया है। अगर उन्होंने हमें SPDF बताया होता तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते, S के लिए 0, L के लिए 1, लेकिन इस बार उसने कहा ही नहीं है, तो यहाँ से L फाइंड करना पड़ेगा। तो L इज इक्वल टू क्या आया? 0 to 2, मीन्स L की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है ना। इसका मतलब यही तो है, 0 to 2 का मतलब L की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। उसने पॉसिबिलिटी तो पूछा है, अब हम पॉसिबिलिटी ही निकालेंगे। इफ L इज इक्वल टू 0, अगर L की वैल्यू 0 हुई तो, इफ L इज इक्वल टू 0 तो M इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 2L प्लस 1। तो M इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 0, L की वैल्यू 0 प्लस 1, तो M इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1। और 1 का मतलब ये 1 क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कि कितना ऑर्बिटल है? 1। और मिड वाले को कैसे नंबर देते हैं? 0। तो M की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? और यही वैल्यू होती है M की, तो M की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे? 0। कब? जब L की वैल्यू 0 है। और S की क्या वैल्यू होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमें पता ही नहीं है कि ऊपर का होगा, नीचे को होगा, पूरा फिल है, ये हाफ फिल है, तो हम क्या कहेंगे? हो सकता है दोनों पूरा फिल हो, तो हम प्रोबेबिलिटी लिख देंगे प्लस माइनस हाफ। या तो इलेक्ट्रॉन एक ऊपर को होगा, एक नीचे को होगा, और उनके लिए दोनों के लिए प्लस माइनस हाफ। तो क्या हो गया? अगर ठीक है, अगर हम L इज इक्वल टू 1 लें, अगर हम ये कंसिडर करें कि L की वैल्यू 1 होगी, तो M की वैल्यू हो जाएगी 2L प्लस 1, मीन्स M इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, मीन्स M इज इक्वल टू 3, और 3 होगा तो 3 का मतलब हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, और 3 ऑर्बिटल्स को कैसे, मिड वाले को कैसे नंबरिंग करनी है? 0, ये -1 और ये वाला +1। ठीक है, तो M की वैल्यू 1 है, तो अगर L इज इक्वल टू 1 है तो M की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं? -1, 0 और +1। तो M की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं? -1, 0 और +1। यहाँ M की पॉसिबल वैल्यू केवल 0 थी। इफ़ L इज इक्वल टू क्या हो? L इज इक्वल टू क्या हो? 3 हो, तो L इज इक्वल टू 2 हो, तो फॉर्मूला M के लिए होगा 2L प्लस 1, मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 1, मीन्स M इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 5, और M इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो M इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या बनाएंगे आप? 5 ऑर्बिटल्स फिल करेंगे, और 5 ऑर्बिटल्स में मिड वाले को 0, इधर -1, इधर -2, ये +1 और ये +2। ठीक है, तो M की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो गई? हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है तो M की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है? -2, -1, 0, +1, +2। तो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ M। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। तो देखिए यहाँ पर 1 ऑर्बिटल पॉसिबल है, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल, अगर L इज इक्वल टू 1 लिया तो यहाँ 3 ऑर्बिटल पॉसिबल है, और अगर L इज इक्वल टू 2 लिया तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल पॉसिबल हैं। तो टोटल कितने ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे? 1 और 3 4 और 5 9 ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। क्लियर होती है बात? 9 ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इफ n की वैल्यू 3 हो। तो पॉसिबिलिटी इस तरीके से फाइंड होती है, और ऑर्बिटल्स हमने बना दिए। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप। चलिए आप देख लीजिए इसको, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब आप कह रहे होंगे सर पॉली एक्सक्लूजन पढ़ाना था, आप तो क्वांटम नंबर ही बताने लगे। बस बच्चों, लास्ट के बाद हम पॉली एक्सक्लूजन पर ही आ रहे हैं, और पॉली एक्सक्लूजन को मैं यहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि इसको समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। राइट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ LMS फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अगर आपके पास L की वैल्यू 1 हो तो L, M और S की वैल्यू क्या होगी? पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबिलिटी, क्योंकि उसने पर्टिकुलर नहीं बताया, ना तो ऑर्बिटल बताया, ना उसने इलेक्ट्रॉन बताया, कुछ नहीं बताया, बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया कि n इज इक्वल टू 1 हो। तो चलिए अगर n इज इक्वल टू 1 हुआ, n इज इक्वल टू 1 हुआ तो L इज इक्वल टू क्या होगा? 0 to n-1, और n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 0 to 1-1। L इज इक्वल टू 0 to, ये तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी L की वैल्यू तो 0 ही आ गई। अब L की वैल्यू अगर 0 है तो M की वैल्यू बच्चों क्या आएगी? 2L प्लस 1, मीन्स 2 इंटू 0 प्लस 1, L की वैल्यू 0 पुट कर दी हमने, और M इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? 1। 1 का मतलब एक ऑर्बिटल, 1 का मतलब एक ऑर्बिटल, और उस ऑर्बिटल को नंबर क्या दोगे आप? 0। और S, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने कहा नहीं हमसे, प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन हो, एक ऊपर को हो एक नीचे को हो, तो क्या होगा? S इज इक्वल टू हम क्या बोल देंगे? प्लस माइनस हाफ।
प्लस किसके लिए, क्लॉकवाइज के लिए, माइनस किसके लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए, या हम कहें माइनस क्लॉकवाइज के लिए प्लस एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो चारों क्वांटम नंबर्स, पॉसिबल क्वांटम नंबर्स क्या है, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। तो इस तरीके से ये चारों क्वांटम नंबर्स आ गए, पॉसिबल क्वांटम नंबर्स, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आगे इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि हमें नीड ही नहीं है। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद मैं आपको पॉली एक्सक्लूजन कराने वाला हूँ। राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है यही है, और इसी पर पॉली एक्सक्लूजन हम करेंगे। चलिए देख लेते हैं इसको भी। हमसे कहता है राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 5th इलेक्ट्रॉन इन 3d10। अब देखो, अब ये प्रॉपर न्यूमेरिकल आया हमारे पास 3d10 के अंदर, यानी थर्ड शेल में डी सब शेल है और डी सब शेल में सारी शेल में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल हैं। तो उन 10 इलेक्ट्रॉन में से जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, 5th इलेक्ट्रॉन है, उसके चारों क्वांटम नंबर बताओ। 5वें इलेक्ट्रॉन के 3d10 में 5th इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स बताओ। तो देखिए ये जो आगे वाला नंबर है किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वांटम नंबर को, या सॉरी क्वांटम नंबर कह रहा हूं, प्रिंसिपल शेल को, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो n इज इक्वल टू 3, l क्योंकि d सब शेल इस बार हमें दी है, और l यानी d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, तो l मिल गया। m की वैल्यू क्या होगी, तो आप निकाल लीजिए 2l प्लस 1 से, क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स हो गया ये 5 हमें इंडिकेट कर रहा है कि 5 ऑर्बिटल्स होंगे डी सब शेल के अंदर, और हमें पता है डी सब शेल के अंदर 5 ही ऑर्बिटल होते हैं। नंबरिंग करते हैं कैसे, मिड वाले को 0, इधर -1, इधर -2, इधर +1, इधर +2। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 10। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 10। तो 10 को कैसे करेंगे, अभी हमने एक रूल पढ़ा था, हंट्स रूल। पहले आप हाफ फील्ड कीजिए सबको एक ही पैरेलल डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5। जब आपने हाफ फील्ड कर दिए फिर आप पेयरिंग करना स्टार्ट करो, 6 7 8 9 10। तो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग हो गई। अब वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था 3d10 के अंदर 5th इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, 1 2 3 4 5। 5वां इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, ये वाला। इस इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर बताओ। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, +2 वाले में, तो इसके लिए m की वैल्यू क्या होगी, +2। अब ये अपर डायरेक्शन में है तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, s की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, +12। तो इस तरीके से चारों क्वांटम नंबर हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू तो क्या आया 3, l इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 2, m इज इक्वल टू क्या आया इस इलेक्ट्रॉन के लिए s, m इज इक्वल टू क्या आया +2 यानी 2, और s इज इक्वल टू आया +12। तो ये हैं चारों क्वांटम नंबर्स किसके, 3d10 के अंदर 5th इलेक्ट्रॉन के। अब सर पॉली कहाँ आया, आपने तो सारे न्यूमेरिकल करा दिए, पॉली कहाँ आया, पॉली यहीं आएगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, अब मैं आपको वो समझाता हूँ। पहले आप इसको देखिए, मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिख रहा हूँ। चलिए देख लीजिए आप इसको। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लो मैं एक बार इधर हो जाता हूँ, आप इधर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। होप आपने ले लिया होगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिख रहा हूँ और फिर मैं समझाता हूँ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, इतनी बड़ी कहानी हमने क्यों करी। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे आप लोग इसका। तो ये कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम एटम, no two electrons of the same atom can have same set of 4 quantum numbers, यानी उसने क्या कहा, no two electrons of the same atom can have same set of 4 quantum number। यानी किसी एटम के अंदर कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होते हैं जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम आए। किसी भी एटम के अंदर किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं आ सकते। ये किसने कहा, ये कहा
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने कहा था 3D10 के अंदर, 3D10 का कॉन्फ़िगरेशन देखो, 3D10 पर हम कब आकर रुकेंगे, ये कौन सा एलिमेंट होगा। तो देखिए 3D10 पर हम कब पहुंचेंगे, जब हम 1s2 भरेंगे, हम 2s2 भरेंगे, हम 2p6 फिल कर देंगे, हम 3s2 फिल कर देंगे, हम 3p6 फिल कर देंगे, हम 4s2 फिल कर देंगे और तब हम 3D पे पहुंचेंगे और तब इसे 3D10 को फिल करेंगे। और देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 10 12 16 18 20 और ये हो गया 30, यानी ये 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 30 है और 30 होता है जिंक का, तो ये जिंक की बात कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिंक एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जिसकी चारों क्वांटम नंबर सेम हो, यानी दो ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। इन 10 में से कोई सा भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। हमने अभी कौन से इलेक्ट्रॉन के निकाला था, 5th इलेक्ट्रॉन का। आपसे मैं कहूँ कि भाई 4th का निकाल के बताओ, 4th इलेक्ट्रॉन के लिए करो, या आपसे कहूँ मैं 7th इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, तो 7th कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके लिए n = तो यही होगा 3, l = भी यही होगा 2, ठीक है। m = क्या हो जाएगा बच्चों, m = -1 और s = क्योंकि ये नीचे डायरेक्शन में, तो s = क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि ऊपर वाले को हमने प्लस से दिखाया तो नीचे वाले को हाफ। तो इस 5वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर ये हैं, 7वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कौन से होंगे, ये वाले। तो कभी भी किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स बराबर नहीं हो सकते हैं। ये किसने कहा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। आप किसी का भी निकाल लीजिए। सर क्यों ना इसका निकाल के देखें, इस वाले का, ये कौन से नंबर का बैठेगा, 1 2 3 4 5, अगर ये 5 है तो 6 7 8 9 10, तो ये तो 10th है। 10th इलेक्ट्रॉन का निकालें, 10th, क्योंकि ये तो एक ही शेल में है, एक ही ऑर्बिटल में, तो क्या पता है इनके सेम आए। तो देखते हैं, n = तो 3 होगा, l = 2 ही होगा, m = अब भी m भी यही होगा क्योंकि दोनों का एड्रेस यही है, तो m = +2। लेकिन s = क्या होगा, अगर इसके लिए हमने प्लस कंसीडर किया है तो इसके लिए माइनस करेंगे। देखो क्या हुआ कि 3 क्वांटम नंबर तो सेम आ गए, 5वें और 10वें के लिए 3 क्वांटम नंबर तो सेम आ गए, लेकिन 4th क्वांटम नंबर सेम नहीं आया। तो यही कहा था उसने कहा था किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के, एक एटम के अंदर किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं आ सकते, ठीक है। इसके लिए तो बिल्कुल ये लगाए थे। उसने कहा हाँ हो सकता है कि स्टार्टिंग के 3 n l m की वैल्यू सेम आ जाए, लेकिन s की वैल्यू कभी भी सेम नहीं आएगी, और ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इतना सारा इसीलिए पढ़ाया था कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम एटम, किसी भी सेम एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होते हैं, कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, जिनके पास चारों क्वांटम नंबर सेम हो, ठीक है। चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं आते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो दिस इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट थ्योरी वाइज हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस देख लीजिए, फिर हम इसमें न्यूमेरिकल्स को डिस्कशन में लाएंगे। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।